नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी और बिहार एसएससी के तरफ से अभी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले, जैसे कक्षपाल हो गया झारखंड में, एलडीसी है, दरोगा बिहार और झारखंड दोनों में होने वाला है, 12th लेवल पे बिहार एसएससी है, ग्रेजुएट लेवल पे सीजीएल 4 है, उसके बाद बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और एनटीपीसी रेलवे। तो हम यहाँ पे आपके साथ फ्री क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं। और फ्री क्लासेस का मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि आपके कंटेंट में या कंसेप्ट में कोई कमी होगी। किसी किताब को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप अपना सपोर्ट। देखिए भाई, सपोर्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इससे मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहेगा। आज हम लोग क्लास नंबर 2 डिस्कशन करने वाले हैं। जो हम लोगों ने पहले कहा कि आपके साथ जीके यानी इंडियन जीके जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा हर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अभी ऐसा फिक्स नहीं है कि झारखंड में इस महीने एग्जामिनेशन है तो झारखंड जीके भी मैं आपको करवाऊंगा। हालांकि मैंने आपको एप्लीकेशन में सारी चीजें करवा रखी है, तो जिनको एडमिशन से रिलेटेड जो भी है, जो पूछ रहे होते हैं या जिनको लेना है, तो हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी, और ये हमारा नंबर है, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो भाई चलिए, सपोर्ट में आप एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद ही लाइक करिएगा। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप कंटेंट में अगर दम नहीं है भाई, कंसेप्ट में दम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। और एकदम फाउंडेशन बैच की तरह मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, आज हम लोग दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। हिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया है, मॉडर्न हिस्ट्री। सिलेबस मैंने बता रखा है, आज का टॉपिक क्या है, यानी कल से ही हमने स्टार्ट किया है। अगर कल का क्लास आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, कमेंट सेक्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए भाई, हम लोगों का टॉपिक क्या था? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, है ना। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ से सारी चीजों को कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल हर एक चीज को समझाते हुए, लिखते हुए। बाद में नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम में, और एप्लीकेशन वगैरह में तो सब कुछ अपलोडेड है। देखिए, हमने कल आपको क्या बताया था कि जो यूरोपीय कंपनी है, इसका मतलब आपको मैंने समझाया। क्यों यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में आपने पढ़ा? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो एक स्थल मार्ग थी, स्थल मार्ग का नाम हमने क्या बताया था? रेशम मार्ग। इस रेशम मार्ग में क्या हुआ था? किसका अधिकार हो गया था? ऑटोमन तुर्क, जो एक क्या है, मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जिन्होंने रोमन साम्राज्य के, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य, उसकी जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया पे क्या कर लिया था? आक्रमण करके अपना अधिकार जमा लिया था। और इस मार्ग पर अपना अधिकार, या कहा जाए तो अगर कोई भी ट्रेड करना चाहता है अगर इस मार्ग में, तो उसको इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करना होगा, बशर्ते साथ के साथ आपको टैक्स भी पे करनी पड़ेगी। तो इस कारण अब जो यूरोप में जो कंपनियां थी, अब उनको भारत के साथ ट्रेड करना था, तो उन्होंने क्या किया? एक जल मार्ग का रास्ता का खोज किया। ठीक है, जैसे मैं आपको इस मैप में दिखाऊं, कल मैंने करवा रखा है ये सारी चीजें, एक बार मैं रिकॉल करा दूं। ये था आपका रेशम मार्ग, ये रहा आपका भारत यहां से माल भेज दिया और यहां से ट्रेड यूरोप में आ जाता था। ठीक है, ये यूरोप है, लेकिन यहीं पे ऑटोमन तुर्क ने अपना क्या कर लिया था? आधिपत्य जमा रखा था। खैर चलिए, यहां से चीजें आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जहां तक खत्म किया था वहां से आगे चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलिए, क्लियर है? तो देखिए, हमने कल आपको जो जो बातें बताई जो एग्जामिनेशन में आएगा, पहले फैक्ट को नोट डाउन करते चलते हैं। ठीक है ना, फैक्ट को लिख लीजिए, वहां से सवाल बनेगा। तो सबसे पहला फैक्ट तो आपको यही बनता है कि 1453 में मैंने आपको क्या बताया था, चलिए लिख लेंगे आप लोग भी। 1453 में जो पूर्वी रोमन साम्राज्य थी, उसकी जो राजधानी थी क्या? कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया का क्या किया गया? कुस्तुनतुनिया का पतन किया गया। कुस्तुनतुनिया का पतन मतलब किसने अधिकार कर लिया था? ऑटोमन तुर्क ने। ठीक है, ऑटोमन तुर्क आपको समझ में आ रहा है कौन है? एक मुस्लिम आक्रमणकारी है, जिन्होंने कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया था? आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, और इसके अधिकार करने के साथ ही जो रेशम मार्ग थी, यानी कि जो यूरोप और भारत के साथ, ठीक है, जो यूरोप और भारत के साथ जो स्थल मार्ग थी, वो स्थल मार्ग क्या हो गया? आपका बंद हो गया था। स्थल मार्ग को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो पहला पॉइंट याद रखना है, कब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ? 1453 में। ठीक है, और इसके पतन के साथ ही यूरोप और भारत का जो स्थलीय मार्ग था वो क्या हो गया? आपका पूरी तरह से बंद हो गया। अब इसी कारण क्या कर किया जाएगा? समुद्री मार्ग की खोज की गई, और इसी खोज के क्रम में मैंने आपको सारी चीजें पॉइंट भी बता रखा था कि सबसे पहले कौन आए थे भाई? 1486 में मैंने आपको बताया क्या? बार्थोलोम्यो डियाज आए। ठीक है, फिर 1486 के बाद 1492 में कोलंबस जो स्पेन के थे, ये सब मैंने कल बता रखे हैं। और 1498 में, अच्छा
जो बार्थोलोमियो डियाज आए थे, कहाँ आए थे? अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में। अब फाइनली 1498 से चीजों को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हमने वहां तक बता रखा था। तो 1498 में पहला पुर्तगाली अगर आपसे पूछ लिया जाए, फर्स्ट पुर्तगाली जो भारत आया था, ठीक है, कौन था? वास्को डिगामा। ठीक है, कौन था आपका? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहले पुर्तगाली थे जो भारत आए, और भारत आए तो भारत में कहाँ आए? तो केरल में। ठीक है, केरल के कौन से तट पे? केरल के कालीकट तट पे। ठीक है, जहां का राजा कौन था? जामुरीन। अच्छा, वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने में, या भारत जो आए थे इनको भारत का रास्ता बताने में किसने मदद किया था? तो गुजरात के एक व्यापारी, मैंने कल बता रखा है, जिसका नाम क्या था? अब्दुल मनीर। ठीक है, अब्दुल मुनीर या मजीद भी आप कहीं कहीं किताबों में देखेंगे, तो अब्दुल मजीद या अब्दुल मुनीर याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात के एक व्यापारी है अब्दुल मुनीर, जिनके मदद से वास्को डी गामा कहाँ आए थे? भारत के केरल के कालीकट तट पर, जिनका स्वागत किसने किया था? उस समय वहां के राजा कौन थे? जमुरीन थे। यहां तक चीजें क्लियर है भाई? यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वास्को डी गामा भारत कितने बार आए, अब इसको समझिएगा। तो ये 3 फैक्ट को पहले याद करिए। वास्को डी गामा जो है आपके, वास्को डिगामा जो है भारत, वो 3 बार आए हुए हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले पुर्तगाली यही रहे, 1498 में भारत आए। ठीक है, भारत आए थे। ठीक है, भारत आए केरल के कालीकट घाट में, और उस समय केरल की जो शासक थे कौन थे? जमुरीन थे। 1498 के बाद 1502 में फिर से ये भारत आए, दोबारा ये भारत आए। ठीक है, दोबारा ये भारत आए, और तीसरा टाइम जो रहा 1524 में। ठीक है, 1524 में भी फिर से ये आए थे। कब? भारत आए थे। ठीक है, यानी कि 3 बार ये भारत आए हैं। 1524 में भी ये भारत आए थे, और फाइनली इनकी मृत्यु भी कहाँ होती है? तो भारत में ही हो जाती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, वास्को डी गामा जब भारत आए 1498 में, तो इन्होंने अपने साथ क्या ले करके गए? आपसे पूछा जाता तो याद रखिएगा, जो मसाला है ना, मसाले को अपने साथ में लेकर के गए थे। ठीक है, क्योंकि मेनली जो यूरोप जो एक ठंडा प्रदेश था, भारत के साथ क्या व्यापार करना चाह रहा था? मसाले का ही ट्रेड करना चाहता था। तो ये अपने साथ मसाले को वापस ले गए पुर्तगाल, और वहां यूरोप में जिस दाम में यहाँ पे इन्होंने, जो भी इनका रकम, मान लीजिए 10 रुपए इनका खर्च हुआ है, और ये जाकर के वहां बेच रहे 100 रुपए में। मतलब समझ रहे हैं भाई, 10 रुपए की चीज और यहाँ पे 90 रुपए का प्रॉफिट है आपका। ठीक है, कितना का प्रॉफिट है भाई? यानी 900% की यहाँ पे प्रॉफिट है। तो इतना फायदा जब देख रहा है कोई पुर्तगाली कंपनी, ठीक है ना, यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम होगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों? अब इसको भी समझ लीजिए। देखिए, ये हो गया आपका पुर्तगाल। ठीक है, ये रहा आपका पुर्तगाल। अब ये ईस्टर्न साइड में क्या करेगी? ट्रेड करेगी, इसलिए इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो चलिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हो गया? 1498 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1498 में। सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत आए वो कौन थे? वास्को डिगामा आए, और इन्होंने अपने साथ क्या लेकर के गए? मसाले लेकर के गए, और इनका मुनाफा मैंने अभी आपको दिखाया, जस्ट एक एग्जांपल, 900% का मुनाफा, हजार % का मुनाफा इनको देखने को मिला। तो सिंपल सी बात है, कौन इतने अच्छे मुनाफा, क्योंकि अच्छा एक बहुत, पुर्तगाल जिसकी आप बात कर रहे हैं बहुत अमीर देश नहीं था, लेकिन जब ये भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया तो इसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो गई। अब ऐसा ही समझिए ना कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपने कोई एक्स चैनल से तैयारी की, ठीक है, और उसके बाद आपने यहां से तैयारी करने के बाद आपने हमारे साथ भी तैयारी की, फोकस स्टडी विद अभी के साथ भी, फाइनली आपका क्या हो गया भाई? सिलेक्शन हो गया हमारे साथ। जितना यहाँ पे समय दिया उसका आधा समय देने के बाद ही तो लोग आपको देखें, अरे भाई ये 2 से 3 महीना यहाँ पे गया, और तो वो भी जानना चाहेगा ना वो संस्थान कौन था, तो वो भी क्या करेगा? बाहर यहाँ आना चाहेगा फोकस स्टडी विद अभी के पास। तो उसी प्रकार यूरोप का जो बाकी देश है, यानी कि चलिए मैप में आ जाइए, ये जो आप यूरोप को देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये यूरोप का जो बाकी जो देश है आपका, ठीक है, जैसे फ्रांस हो जाएगा, डेनिश हो जाएगा, उसके बाद आपका अंग्रेज हो जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी देख रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड करने के बाद जो पुर्तगाल की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हमें भी भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो इसी के देखा देखी में अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 1498 में पुर्तगालों ने क्या किया? अपनी एक कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसको देखने के साथ साथ ही 31 दिसंबर, ठीक है ना,
इसको देखने के बाद समझिए कितने साल के बाद, यानी कि 102 साल के बाद, मतलब 100 साल ऐसा समझिए ना, 100 साल के बाद, यानी कि 31 दिसंबर 1600 में, समझ रहे, एक साल नहीं, 100 साल के बाद अंग्रेजों ने अपनी एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, इसको देखा देखी करके हुए 1602 में, ठीक है ना, 1602 में किसने अपनी कंपनी का स्थापना किया? तो इसके बाद अपना कंपनी का स्थापना किया डचों ने। ठीक है, किसने स्थापना किया मेरे भाई? डचों ने स्थापना किया। फिर 1616 में किसने स्थापना कर लिया? डेनिस ने स्थापना कर लिया। और 1664 में इसने अपनी कंपनी का स्थापना किया, किसने? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए सवाल यहां पे बनेगा, इसलिए मैं यहां पे आपको समय दे रहा हूं। सबसे पहले जो कंपनी स्थापना हुआ किसने किया? पुर्तगाली 1498 में। इसके बाद अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, फिर डचों ने 1602 में, और फिर डेनिस ने 1616 में, और फ्रांस ने 1664 में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? यानी कि अब यहां पे अगर थोड़ा सा गैप अगर देखिए तो कितना साल का गैप है मेरे भाई? 100 साल का गैप है। अभी इन्होंने कंपनी का तो गठन कर लिया है। ये भारत कब आ गए थे? ये भारत आ गए हैं कब? ये भारत कब आ गए मेरे भाई? ये भारत आ गए थे 1498 में। कौन? पुर्तगाली। ये भारत कब आए? तो ये भारत आ रहे हैं 1608 में। कंपनी का गठन 1600 में है, लेकिन भारत कब आ रहे हैं? 1608 में। ये भारत आ गए भाई 1602 में ही भारत आ गए, यानी अंग्रेज से पहले आए हैं, लेकिन कंपनी का गठन अंग्रेज के बाद हुई है। और उसके बाद ये 1616 में डेनिस आए भारत। ठीक है, डेनिस भारत आए, और 1664 में फिर कौन आया? फ्रांस आया। तो यही सवाल आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों से पहले कौन भारत आए थे? तो क्या होता है गलती स्टूडेंट से? गलती ये हो जाती है कि पुर्तगाली पहले कंपनी का गठन भी किया है, तो पुर्तगाली पहले भारत भी आए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सेकंड नंबर में कंपनी स्टैब्लिशमेंट में है, लेकिन ये 8 साल के बाद भारत आ रहे थे। इससे पूर्व कौन आ चुका था भाई? आपका डच भारत आ चुका था। तो अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाएगा, ठीक है, भारत आगमन में, ठीक है ना, भारत आगमन में जो क्रम है यूरोपीय कंपनी का वो क्या है? तो सबसे पहले कौन आया है भाई? पुर्तगाली आया है। पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच आया है। डच के बाद अंग्रेज आया है। अंग्रेज के बाद आपका डेनिस, और डेनिस के बाद एज इट इज फ्रांस। ठीक है, लेकिन अगर स्थापना का क्रम पूछ लिया जाएगा तो स्थापना का क्रम क्या हो जाएगा? पुर्तगाल का कंपनी का पहले स्टैब्लिशमेंट हुआ, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ, फिर डच का हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका डेनिस चलेगा, उसके बाद फ्रांस चलेगा। तो ये क्रम क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे जो अगर आप डच अगर नहीं समझ पा रहे कहाँ ये डच, ठीक है, तो डच के बारे में अगर आपको थोड़ा सा डिटेल कर दूं तो देखिए, जो हॉलैंड देख रहे हैं ना, जो हॉलैंड है जिसको आप आज क्या कहते हैं? नीदरलैंड कहते हैं। ठीक है, तो नीदरलैंड के निवासी को ही क्या कहा जाता है भाई? डच कहा जाता है। ठीक है, तो डच कौन है? जो हॉलैंड, जो आज आप इसको क्या कहते हैं? नीदरलैंड, और नीदरलैंड के निवासी को ही क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां से सवाल क्लियर है। अगर आगमन का क्रम पूछा जाएगा तो पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर डच आए हैं, उसके बाद अंग्रेज, और डेनिस और फ्रांस तो सेम रहेगा। अगर कंपनी का स्टैब्लिशमेंट याद रखना है तो आपको क्या बताया हूं? 1498 में पुर्तगालियों ने स्टैब्लिशमेंट किया, अंग्रेजों ने 1600 में। डेट के साथ याद रखिएगा 31 दिसंबर, क्योंकि पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे, अंग्रेजों के बारे में हमें पढ़ना, इसलिए पूछा जा सकता है। 1602 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, 1616 में ये स्टैब्लिशमेंट हुआ। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब आइए वास्को डी गामा के बारे हम ये बात कर रहे थे कि जब वास्को डी गामा वापस भारत गया, देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा भी है नोट्स में। देखिए वास्को डी गामा जब 1499 में रिटर्न बैक कर रहे थे अपने पुर्तगाल, तो ये भारत से कौन सी मसाला लेकर गए थे? काली मिर्च, ब्लैक पेपर ले गए। और जब इनका इन्होंने सेल किया तो काफी अधिक मुनाफा देखने को मिला। और 100 साल के बाद फिर यूरोप के आपने देखे अंग्रेज, डच, डेनिस और फ्रांस ने भी क्या किया? भारत के साथ ट्रेड करने के लिए कंपनी का गठन किया और भारत के साथ ट्रेड करना शुरुआत किया। ठीक, अब देखिए वास्को डी गामा के अलावा आपसे पूछा जाएगा, ये तो पहले पुर्तगाली थे जो पहले बार कब आए ये पूछेगा। दूसरी बार कब आए? तो यह मैंने आपको बता दिया 1502 में। तीसरी बार 1524 में, और इनकी मृत्यु भी भारत में हुई। और दूसरा व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, कैब्राल। ठीक है ना, ये अब आपसे पूछेगा एग्जाम में, कैब्राल। ठीक है, दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन है जो भारत आया था? तो याद रखिएगा, दूसरा जो भारत आने वाला पुर्तगाली व्यक्ति जो है, दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आया था, ठीक है, कौन था भाई? कैब्राल था। कब आया था? 1500 में आया था। कब आया था? 1500 में आया था। अब देखिए सिंपल सी बात है,
पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हो चुका है? 1498 में हो चुका है। वास्को डी गामा भारत आके काली मिर्च लेकर के देख लिए कि कितना मुनाफा है कंपनी को, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो अब ये क्या करने लगेंगे भाई, इनका अधिक लाभ होने लग गया, तो ये चाहेंगे कि अपने जो मार्केट है उसको और भी ज्यादा हम प्रोडक्ट को सेल आउट करें, अपनी कंपनी का थोड़ा और प्रचार प्रसार करें या फिर उनको ज्यादा फैलाएं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, बिजनेस बढ़ते चला गया, तो अब ये क्या करेंगे, गवर्नर भेजना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भारत में ये क्या करेंगे, गवर्नर भेजेंगे। देखिए गवर्नर का मतलब क्या है कि ये जो कंपनी है पुर्तगाल की, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका हेड होगा गवर्नर। वो सारा चीज देखेगा, जैसे होता है ना कोई कंपनी का डायरेक्टर है, सीईओ है, उसी प्रकार ये गवर्नर सारा चीज देखेगा। सारा कहाँ पे हमें व्यापारिक कोठी, अच्छा एक शब्द आपको याद रखना है, याद रखने का मतलब ये कि समझना, व्यापारिक कोठी का गठन कर किया जाएगा। सारी कंपनियां भारत आएंगे तो इसका मतलब ये है, समझिए इस प्रकार से ये एक प्रकार का गोदाम है जहां पे क्या रखा जाएगा, सामान, जितने भी माल है वो सारे माल यहाँ पे रखे जाएंगे और यहीं से सामान को फिर क्या किया जाएगा, पुर्तगाल भेजा जाएगा। और इसी गोदाम के चारों तरफ पुर्तगाल क्या करते थे, देखभाल के लिए, ठीक है, उस गोदाम में, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट रखे जा रहे हैं, सारे सामान रखे जा रहे हैं, तो सेना जो अपने यहीं पे इसके चारों ओर, यानी कि सैन्य अड्डा भी बोल सकते हैं, और व्यापार करने की जो गोदाम है वो व्यापारिक कोठी को ही कहा जाता है। तो ठीक है, तो व्यापारिक कोठी मतलब आपको मैं अभी बताऊंगा, आपको याद रखना है हर कंपनी की व्यापारिक कोठी कहाँ कहाँ बनी, कितने साल में बनी, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां से सबसे पहला गवर्नर जो आपको पढ़ना है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बारे में। ठीक है, यानी कि पहला जो गवर्नर है, यानी पुर्तगाली गवर्नर जो भारत भेजा जा रहा है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, तो पहला व्यक्ति कौन है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को कहां भेजा गया है भाई, भारत भेजा गया है। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य याद रखना है आपका, देखिएगा, देखिए यहां से आपको मैं थोड़ा सा पहले रिकॉल, नोट्स में आ जाते हैं, ठीक है ना, नोट्स में क्या क्या चीजें हैं। देखिए ये सब कल हमने आपको बताया था, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं पहले रिवीजन करा देता हूँ तब आगे चलेंगे, ताकि आपको सारी चीजें याद भी मुझे करवा करते हुए चलना है क्लास में। देखिए ठीक है, देखिए 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। यूरोप को भारत से जोड़ने का जो स्थलीय मार्ग यानी कि सिल्क रूट जिसको कहते हैं, रेशम मार्ग, क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। ठीक है, 1486 में भारत और यूरोप के बीच समुद्र मार्ग की खोज करने के लिए पुर्तगाल के वो नाविक व्यक्ति का क्या नाम था, बार्थोलोम्यो डियाज था, जो अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु यानी कि कैप ऑफ गुड होप में पहुंचे थे। ठीक, 1492 में इटली या स्पेन बोल सकते हैं, देखिए हालांकि होगा इटली के ही ये रहने वाले थे, स्पेन का एक प्रोग्राम चल रहा था नाविकों का, उसी दौरान इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। ठीक, 1498 में पुर्तगाल के जो एक नाविक है वास्को डिगामा ने भारत आने का समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डिगामा को जो मदद करने वाला जो गुजराती व्यापारी का नाम क्या था, अब्दुल मजीद या अब्दुल मुनीर भी याद रखिएगा। ठीक है, राजा, और यहाँ सहायता से कहाँ पहुंचा था, केरल के कालीकट घाट में पहुंचा था, जहां का राजा कौन था, जम्मू रिन था। ठीक, अब ये आपको याद रखना है जो क्रम है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम और स्थापना का क्रम। तो देखिए सबसे पहले स्थापना किसकी हुई, पुर्तगाल की, कब हुई थी, 1498 में। उसके बाद अंग्रेज की कब हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी, 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में। फिर डच की कब स्थापना हुई, 1602 में हुई। उसके बाद डेनिस की 1616 में और फ्रांस की 1664 में। लेकिन आने का क्रम क्या रहेगा, पुर्तगाल पहले 1498 में आए, उसके बाद डच आ गए थे 1602 में, ये अपना कंपनी का गठन करने के साथ ही ये आ गए। इन्होंने गठन तो कर दिया, लेकिन 8 साल के बाद ये भारत आ रहे, देखिए 1608 में, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांस आए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो पुर्तगालियों को इतना अधिक लाभ हुआ, इसके कारण उन्होंने अपने कई सारे गवर्नर भेजना शुरुआत करेंगे। तो उसी दौरान आपको कुछ गवर्नर के बाद आपको पॉइंट याद रखना है। तो देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 में। आपसे पूछा जाएगा इस समय पुर्तगाल के राजा कौन थे, तो हेनरी द नेविगेटर थे। ठीक है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था, वास्को डिगामा था। डेट के साथ याद रखना 17 मई या 20 मई, दोनों में से कोई भी तिथि ऑप्शन में मिल सकता है आपको, इस पे भी कंफ्लिक्ट है इसीलिए। ठीक है, तो 17 मई 20 मई 1498 को भारत आए थे। दूसरी बार कब आए, 1502 में, और तीसरी बार कब आए, 1524 में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, भारत में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति कौन है, 1500 में भारत आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति है वो कैब्राल था। और इन पुर्तगाल ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी, देखिए व्यापारिक कोठी करने का मतलब क्या है, गोदाम, भंडारण, जो मसाले रखे जाएंगे, प्रोडक्ट रखे जाएंगे, इनका सैन्य अड्डा या फिर इसको आप बोल सकते हैं व्यापारिक केंद्र।
सैन्य अड्डा क्यों बोल रहे हैं समझ रहे, जैसे कि ये गोदाम है, अब इसकी रक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया था, चारों तरफ अपने सैनिक बैठा रखे थे, इसलिए इसको सैन्य अड्डा भी कहा जाता था। व्यापारिक केंद्र, क्योंकि यहीं से सारा पूरे व्यापार को कंट्रोल किया जाता था। तो इनकी पहली जो व्यापारिक कोठी का जो गठन किया गया था कोचीन में, याद रखना है 1503 में, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो गठन किया गया था किसने किया था भाई, याद रखिएगा। अच्छा चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा यहां से। अब अच्छा, पहली व्यापारिक कोठी आपसे पूछ लिया जाए पुर्तगाली की, तो क्या बताएंगे, कहां पे गठन हुआ था, 1503 में। किसने किया था, 1503 में कोचीन में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था भाई, वास्को डिगामा ने, ठीक है। जब वास्को डिगामा 1502 में जो दूसरी बार भारत आए, जो मैंने आपको बताया हूं, इसी समय 1503 में कोचीन में इन्होंने क्या किया था, पहली व्यापारिक कोठी का गठन किया, ठीक है। अब यहां से क्या किया जाएगा, पुर्तगाल से गवर्नर भेजे जाएंगे। पहले गवर्नर जो भारत आने वाले कौन थे, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। लेकिन इससे पूर्व एक और सवाल अच्छे एग्जामिनेशन जेपीएससी बीपीएससी में बन सकता है कि फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो भारत आए गवर्नर बन के, पहले पुर्तगाली गवर्नर, इससे पहले कौन आने वाले थे, लेकिन उनकी मृत्यु या फिर कहा जाए उनकी मृत्यु हो जाने के कारण ही, देखिए जो नामित थे गवर्नर भारत भेजने के लिए, उनका नाम था त्रिस्टाओ दी, ठीक है, त्रिस्टाओ दी कुना, ठीक है, त्रिस्टाओ दी कुना। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के कारण जो नेक्स्ट जो गवर्नर बना करके भेजे गए भारत में, वो कौन आए, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। 1505 से लेके 1509 तक रहे, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे ये। हिंद अच्छा, इन्होंने क्या किया था, एक नीति अपनाई थी, यानी कि नीले जल की नीति अपनाई थी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा इसी मैप में आ जाते हैं। देखिए ये जो मैप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, चलिए हम लोग पहले भारत के पास आते हैं। यानी भारत को अगर आप देखना चाहें तो भारत कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा भारत, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये समुद्र है, ठीक है। ये जो हिंद महासागर आप जो देख रहे हैं, इस पानी सागर का कैसा होता है, नीला होता है। तो ये पुर्तगाली जो आ रहे हैं यहाँ से व्यापार करने के लिए इस प्रकार से, ठीक है। तो ये समुद्री मार्ग में अपना एक एकाधिकार जमाना चाहते थे। एकाधिकार मतलब कि भाई केवल हम ही भारत के साथ क्या करें, व्यापार करें। और इस समुद्री मार्ग में, यानी कि ये जो देख रहे खास करके स्पेशली हिंद महासागर में, यहाँ पे अगर कोई दूसरा देश या भारत का भी कोई शासक अगर आना चाहता तो पहले पुर्तगाल से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर परमिशन मिलता है तो ही आप अपनी जहाज इधर आप ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला सकते। और अगर लाएं तो आपके ऊपर हमला, आक्रमण, लूटपाट कुछ भी किया जा सकता है पुर्तगाली के द्वारा, ठीक है। तो ये एक जो नीति थी पुर्तगालियों की, इसे कहा जाता है नीले जल की नीति, ठीक है। नीले जल क्यों, समझ में आ रहा है, सागर का कलर कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये सवाल भी आपसे बनता है कि नीले जल की नीति किसने प्रारंभ किया था, किसने चलाया था, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, यही गवर्नर है। किस लिए चलाया था, अब आपको समझ में आ रहा था, अपने एकाधिकार, यानी कि जो समुद्री मार्ग में अपना एकाधिकार हो, केवल बस हम क्या करें, व्यापार करें भारत के साथ। हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसने नीले जल की नीति को अपनाया। इसमें इन्होंने अच्छा एक काटेज पद्धति की भी शुरुआत की, ठीक है। काटेज पद्धति का मतलब वही कि आप भाई, काटेज पद्धति का मतलब होता है कि आप हमसे पहले परमिशन लेंगे, ठीक है, सागर में आने के लिए, यानी भारत के हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र इधर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले परमिशन लेना होगा। इसको कहा जाता है काटेज पद्धति। और इसने, यानी कि फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने अपने किले का गठन किया था सेंट एंजेलो फोर्ट की, ठीक है। सेंट एंजेलो फोर्ट केरल में, केरल के कन्नूर नगर में इन्होंने क्या किया था, स्थापित किया। तो आपसे पूछा जाएगा देखिए कितने तरीके से पूछा जाएगा, सेंट एंजेलो फोर्ट कहाँ है, तो कहाँ है, केरल के कन्नूर नगर में है। दूसरा, कब स्थापना हुआ, 1505 में। किसने किया था, कौन से गवर्नर ने, तो पुर्तगाली के पहले गवर्नर जो थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, सेंट एंजेलो फोर्ट क्या किया था, स्थापना किया था। और ये जो गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, इन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठी का जो क्या बोलते हैं, मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ बना के रखा था, कोचीन में ही। तो पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी भाई, कोचीन में ही थी, ठीक है। 1503 में बनाया गया था वास्को डिगामा के द्वारा। इन्होंने अपना मुख्यालय भी कहाँ रखा, कोचीन में ही रखा, ठीक है, कोचीन में ही रहा। इन्होंने सेंट एंजेलो फोर्ट की क्या की थी, स्थापना की थी केरल में। केरल में स्थापना की थी 1505 में। और केरल के कहाँ पे, तो कन्नूर नगर में। काटेज पद्धति या नीले जल की नीति किसने शुरुआत की थी, ये भी आपको क्लियर है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने शुरुआत की थी। पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। टाइम पीरियड 1505 से लेकर 1509 तक, ठीक है। तो एक बार हम अगर आपसे पूछे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के बारे, तो क्या आप बता पाएंगे। देखिए फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का क्या क्या काम रहा। सबसे पहले इसका कार्यकाल, यानी पहले क्या रहे भाई, पहले पुर्तगाली गवर्नर ये रहे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सभी, ठीक है, याद करते हुए चलिए। पहले पुर्तगाली गवर्नर है ये। देखिए बोलते हैं ना, याद नहीं होता, याद नहीं होता। याद तब तक नहीं हो जब तक आप लिखेंगे नहीं इस प्रकार से, ठीक है। तो 1505 से लेकर 1509 तक ये रहे भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर। इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, नीले जल की नीति अपनाई थी।
नीले जल की नीति, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, कार्टेज पद्धति भी आपसे पूछा जा सकता है। कार्टेज पद्धति की भी शुरुआत किसने की थी, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने की थी। इसके बाद यहाँ पे मैंने बोला इसने कौन से किले का निर्माण किया था, सेंट एंजेलो फोर्ट, ठीक है ना। सेंट एंजेलो फोर्ट किले का निर्माण कहाँ किया गया था, केरल के कन्नूर नगर में, ठीक है। केरल के कन्नूर नगर में स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1505 में स्थापना किया गया था। इसने अपना मुख्यालय कहाँ बना के रखा था, अपना हेडक्वार्टर कहाँ बना के रखा था, तो कोचीन में ही बना करके रखा हुआ था। इतना पॉइंट आपको फ्रांसिस्को दी अल्मेडा से रिलेटेड याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, तो पहले गवर्नर का जितना पॉइंट था वो मैंने आपको याद करवा दिया है, ठीक है। चलिए, अब दूसरे गवर्नर का जब आएंगे, उनका 1509 में रिटायरमेंट के बाद दूसरे जो गवर्नर बनकर के आए वो है अल्बुकुर्क, ठीक है। अल्बुकुर्क को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इनके काल में ही पुर्तगालियों ने अपने कई सारे व्यापारिक गोठियों की क्या की स्थापना की। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि अगर अभी आप देख पा रहे होंगे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा तक ही, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मैप आपको बना करके दिखाऊं, देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, कोचीन, ठीक है। ये रहा आपका कोचीन हो गया। कोचीन पे इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाया। कोचीन के बाद इसने यहाँ पर गोवा में, ठीक है, गोवा में भी अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कर लिया। बम्बई क्षेत्र में भी, दमन दीव में भी। इस प्रकार से देखिए पुर्तगालियों का क्या हुआ, विस्तार होते चला गया। अपनी व्यापारिक कोठी, अपनी गोदाम के क्या करते चले गए भाई, स्थापना करते चले गए। तो ये किसके कार्यकाल में हो रहा था, तो ये मेनली जो हुआ आपके अल्बुकुर्क के कार्यकाल में। पुर्तगालियों का एक्सपेंडेशन बोल सकते हैं, या एक्सपेंड काफी ज्यादा की इन्होंने अपने बिजनेस को। कई सारे व्यापारिक कोठी, अपनी क्षेत्रों का विस्तार किया था पुर्तगालियों ने इन्हीं के कार्यकाल में, इसलिए कहा जाता है इनको वास्तविक संस्थापक। 1510 में जैसे मैंने आपको बताया गोवा को इसने जीता था। उस समय गोवा में जो बीजापुर कहा जाता है, बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह थे, उनसे क्या कर लिया गया था, गोवा छीन लिया गया था। गोवा को अपने अधीन, या गोवा में भी जो अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना किया था पुर्तगालियों ने, कब किया था, 1510 में जीता किसने था, अल्बुकुर्क ने किया था। अल्बुकुर्क ने एक और नीति अपनाई थी, जिस प्रकार से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीले जल की नीति अपनाई थी। इनका यह मानना था कि जितने ज्यादा से ज्यादा पुर्तगाली हैं वो भारतीयों के महिलाओं के साथ क्या करें, विवाह करें, जिससे क्या होंगे भाई कि आपका एक अटैचमेंट हो जाता। भारतीयों के साथ क्या हो जाता है ना, जब आप शादी विवाह में जुड़ जाते हैं तो आपका थोड़ा मान इज्जत, या फिर आप कुछ गलत भी करते हो तो उसको क्षमा कर दिया जाता है। इसलिए इन्होंने काफी ज्यादा प्रोत्साहन किया पुर्तगाली पुरुषों को कि भारतीय स्त्री से विवाह करें, ठीक है। तो यही पूछा भी गया आपसे बात। और इन्होंने कोचीन को ही हेडक्वार्टर बना करके रखा। इन्होंने हेडक्वार्टर अभी तक चेंज नहीं किया। इन्होंने गोवा को जीता था 1510 में। चलिए, अल्बुकुर्क को भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं फटाफट। चलिए, अल्मेडा ये हो गया आपका। अल्बुकुर्क के बारे में भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अल्बुकुर्क के बारे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, अल्बुकुर्क के बारे क्या क्या याद रखना है भाई, तो अल्बुकुर्क के बारे में सबसे पहले इन्होंने क्या किया गया था, 1510 में गोवा जीत लिया बीजापुर के शासक जो थे भाई यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से। उसके बाद इन्होंने हेडक्वार्टर कहां बना के रखा, कोचीन में ही बना के रखा। यही दो मेन पॉइंट आपको याद रखना है अल्बुकुर्क से, ठीक है। चलिए, ठीक है। पुर्तगाल, अच्छा, ये वास्तविक संस्थापक भी याद रखें, आपसे पूछा जाएगा पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकुर्क था। और इसने स्त्रियों के साथ, भारतीय स्त्रियों के साथ पुर्तगाली पुरुष को प्रोत्साहित किया कि वो उनके साथ विवाह रचाएं, ठीक है। अगला गवर्नर बन के आ रहा है, अच्छा, इनका कार्यकाल 1509 से लेकर 1529, 20 साल तक ये रहेंगे। और अगला जो गवर्नर बन के आएंगे नीनो डी कूना, 1529 से लेकर 1538 तक, ठीक है, 1529 से लेकर 1538 तक। सबसे लंबे समय तक अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगाली गवर्नर बन करके कौन रहे थे, तो नीनो डी कूना रहे थे। 1530 में इसने क्या किया, कोचीन से हटाकर इन्होंने मुख्यालय कहां बनाया, गोवा में। गोवा को जीता किसने आपसे पूछेगा, तो अल्बुकुर्क ने जीता। हेडक्वार्टर शिफ्ट कोचीन से, ठीक है, कोचीन से गोवा किसने किया, तो नीनो डी कूना ने किया। क्लियर है। और 1534 में गुजरात के जो शासक थे बाज बहादुर पे आक्रमण करके बेसिन में और दमन दीव को भी छीन लिया था, ठीक है। तो जो गुजरात वाला जो सेक्टर देख रहे हैं, बेसिन और दमन दीव, इसको भी किससे जीत लिया था, बाज बहादुर से। किसने जीत लिया था, नीनो डी कूना ने जीत गया। और अपना देखिए व्यापारिक कोठी दमन दीव यानी गुजरात क्षेत्र में भी, बंबई को भी अपने अधीन कर लिया है, गोवा को भी, और कोचीन में। देख सकते हैं अपना विस्तार कैसे होते चल रहा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये बात कब है, 1534 में। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भी नहीं हुआ, वो 1600 में होगा। चलिए, अब अगला यहाँ पॉइंट याद लिखा गया कि नीनो डी कूना जो है गुजरात के जो शासक, जो बाज बहादुर के बीच जो है ना बेसिन के मुद्दे पर झड़प हुई थी। अब ये लोग जो थे ना समुद्र में चल के नाव में बैठ करके क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, बेसिन के मुद्दे पे।
जिसमें बाज बहादुर जहाज से गिर करके समुद्र में डूब जाने से इनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ भगजग हो जाता है, भगजग में हाथापाई हो, और जिसमें धक्का मुक्की में ही बाज बहादुर को जहाज से गिरने से कारण इनकी मृत्यु हो जाती। गुजरात के जो शासक थे बाज बहादुर, ठीक है। तो तीनों व्यापार जो गवर्नर थे वो पॉइंट याद हुआ। चलिए मैं आपको एक बार मैप में लेके आ जाता हूँ ताकि रिविजन हो पाए। देखिएगा इस मैप को ध्यानपूर्वक पहले आपको देखना है भाई। देखिएगा इस मैप को अगर आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे हो, ठीक है ना। चलिए इस मैप को अगर आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे हैं तो इसमें आपको जो मैं फटाफट रिवीजन करा उस पर ध्यान देना। देखिए 1503 में क्या हुआ था भाई, व्यापारिक कोठी कहाँ पे बन गई आपकी, कोचीन में बन गई, ठीक है, कोचीन में बन गई है, वास्को डी गामा ने बनाया है। 1505 में कौन आया, अल्फांसो डी अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा है, ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा है। अब फ्रांसिस्को दी अल्मेडा आने के बाद उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ रखा, कोचीन में ही रखा। इसके बाद अल्बुकुर का है, 1510 में गोवा को जीत लिया, किससे, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया। बम्बई क्षेत्र, दमन दीव बेसिन, इसमें यहाँ पे जो अपना विस्तार किया किसने किया था भाई, नीनो डी कूना ने किया, ठीक है। नीनो डी कूना, ये जो गुजरात वाला जो क्षेत्र देख रहे दमन दीव, यहाँ के शासक कौन थे, बाज बहादुर को हरा करके। तो अब इस प्रकार से देखिए कि जो पुर्तगाली जो थे, ठीक है ना, जो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों का जो विस्तार अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए इधर आपका कोचीन में हो चुका है, गोवा में इनका व्यापारिक कोठी बन चुका है, बम्बई में बन चुका है, बेसिन, दीव और दमन में, ठीक है। और इन्होंने अपनी 2 व्यापारिक कोठी बंगाल के क्षेत्र में भी, एक तो हुगली और चट्टगांव, और इधर आपका सेंथोमा जो मद्रास है ना, वहां पे भी इन्होंने एक किले का निर्माण किया था, सेंट एंजेलो फोर्ट, जो मैंने बताया था ना, केरल के कन्नूर नगर में, यहीं पे, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं पूरा पुर्तगालियों का क्षेत्र विस्तार कर चुका है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा विस्तार इनका हो चुका है। इस प्रकार से इधर भी आपका विस्तार हो चुका है, यहाँ भी विस्तार हो चुका है, ठीक है। यहाँ इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी का स्थापना कर चुका है। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनसे सारी चीजें छीन भी ली जाएगी। देखिए ये जो बम्बई देख रहे हैं ना, जो पुर्तगालियों के पास है, पुर्तगाली की जो राजकुमारी है उन, ठीक है, जो आपकी कैथरीन की जो विवाह होती है जो इंग्लैंड के जो राजा से, तो उनको दहेज में ही ये पूरा बम्बई अंग्रेजों को दे दिया जाता, तो बम्बई इनके हाथ से निकल जाएगा। जो आप जो बेसिन देख रहे हैं ना, ये मराठा ले लेंगे। उसके बाद आपका ये हुगली, औरंगजेब और इधर शाहजहां, ये इनसे छीन लेंगे। उसके बाद इनके पास जो कोचीन भी इनके हाथ से निकल जाएगा, केवल इनके पास रहेगा गोवा, दमन और दीव, ठीक है। और ये खाली कब करेंगे इसको, 1961 में। अभी हम आएंगे वहां पे, इस पर इतना ज्यादा भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहले आप समझ में आया इतना कि यहाँ पे इनका कैसे क्षेत्र का विस्तार इतना हो गया, मैप में क्लियर है। मैप में याद रखिए इनकी सारी व्यापारिक कोठी। सबसे पहले व्यापारिक कोठी 1503 में कहाँ पे, कोचीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोचीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोचीन में। दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ पे हुआ था, सेंथोमा में, केरल के कन्नूर में, सेंट एंजेलो फोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये कब हुआ था, 1505 में, याद रखना है आपको। उसके बाद आपको मैंने बताया क्या, 1510 में गोवा को किसने जीता था भाई, अल्बुकर्क ने जीता था। इसको हेडक्वार्टर किसने बनाया था, नीनो डी कूना ने बनाया था, ठीक है। हेडक्वार्टर शिफ्ट किसने किया था, नीनो डी कूना ने। दमन दीव बेसिन को नीनो डी कूना ने जीता है। इतना आपको याद है कि नहीं, पहले ये बताए, ठीक है। इतना याद हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं नोट्स पे, चीज़ों का आगे हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ तक सारे गवर्नर का जितना भी मैंने पॉइंट आपको बताया वो याद हुआ कि नहीं, पहले ये बताइएगा। 1 मिनट मेरे भाई, चलिए 1 मिनट, कहाँ चला गया भाई, 1 मिनट। चलिए हाँ जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, नीनो डी क्यूना तक चीज़ें याद हो गया। अब देखिए पुर्तगालियों की जो व्यापारिक कोठी है उसको याद करिए, एक जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, क्या कुछ चीज़ छूट तो नहीं रहा ना, एक बार मैं देख ले रहा हूँ कि कुछ चीज़ें छूट तो नहीं रही है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया, कन्नूर में, सेंट एंजेलो 1505 में, ठीक है भाई। चलिए अब जो पुर्तगालियों की जो गोदाम है या सैन्य अड्डा या व्यापारिक कोठी या व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ, कोचीन में, ठीक है। कब हुआ था, 1503 में, एकदम डेट के साथ याद करते चलना है। गोवा को जीता किसने था, 1510 में, किसने, अल्बुकुर्क ने। हेडक्वार्टर गोवा को किसने बनाया था, नीनो डी कूना ने। दमन दीव बेसिन को किससे जीता था, गुजरात के बाज बहादुर से जीत लिया गया था, गुजरात में। हुगली, चट्टगांव बांग्लादेश में है, चट्टगांव, ठीक है ना। सेंथोमा तमिलनाडु यानी मद्रास जो केरल के आप बताए थे, सेंट एंजेलो फोर्ट की स्थापना किया गया था। और बम्बई, ये रहा पुर्तगालियों की पूरी व्यापारिक कोठी, क्लियर है। अब देखिएगा ये जो आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे, देखिए हुगली जो आप देख पा रहे, ठीक है, ये रहा आपका हुगली और ये रहा आपका चटगांव, ठीक है। ये रहा हुगली और चटगांव। तो आपसे इधर क्या आपका बंगाल की खाड़ी है भाई, तो आपसे पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी में जो पुर्तगाली अपना व्यापार करते थे
किस बंदरगाह से करते थे? तो इनकी जो व्यापारिक कोठी हुगली और चटगांव से करते थे। भाई सिंपल सी बात है ना, यहीं से करेंगे। अब यहाँ से तो नहीं करेंगे, गोवा से जा करके तो नहीं करेंगे। इधर गोवा से कहाँ होगा? अरब सागर में ट्रेड, ठीक है ना, व्यापार होगा। लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी में अगर व्यापार पूछा जाएगा तो किस बंदरगाह से करते थे पुर्तगाली? हुगली और चटगांव से करते थे। ठीक, अब एक पॉइंट याद रखिएगा, तो देखिए, अच्छा यहाँ पे और समझिए, जो हुगली और चटगांव में जो थे ना पुर्तगाली, काफी ज्यादा लूट पाट करते थे। यानी कि इधर किसी का भी जहाज वो देख लेते थे तो उनको क्या करते थे? बहुत ज्यादा लूट पाट मचाते थे। और जो भारत के जो शासक थे उस समय, शाहजहां और औरंगजेब, उनको भी इन्होंने काफी क्षति पहुंचाया था। इस कारण ही जो औरंगजेब है और जो शाहजहां है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है ये पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ मैंने लिख डाला भाई, कि शाहजहां ने जो हुगली है उस व्यापारिक कोठी को अपने अधीन कर लिया, पुर्तगालियों से छीन लिया। और औरंगजेब ने, ठीक है, और औरंगजेब ने क्या छीन लिया? चटगांव, चटगांव वाला क्षेत्र पुर्तगाली से छीन लिया। यानी कि अब देखिए, मजा देखिएगा भाई, देखिए यहाँ पे, यानी अब देखिए पुर्तगालियों का जो विस्तार है अब कैसे समाप्त भी होगा पुर्तगालियों से, देखते चलिएगा। देखिए जो हुगली है ये हाथ से चला गया है भाई, किसके हाथ से चला जा चुका है? किसके हाथ से जा चुका है भाई? पुर्तगालियों के हाथ से जा चुका है हुगली, ठीक है। किसने ले लिया है? शाहजहां ने ले लिया। हुगली को किसने ले लिया है? शाहजहां ने ले लिया है। चटगांव को किसने ले लिया? औरंगजेब ने ले लिया। बम्बई को क्या कर दिया गया भाई? दहेज में दे दिया गया, ठीक है, दहेज में दे दिया। मराठा कुछ आज जैसे ही समय आते आते मजबूत हुआ, मराठा ने बेसिन को अपने छीन लिया, किससे? पुर्तगाल से छीन लिया, ठीक है। सेंथोमाक भी पुर्तगालियों के हाथ से निकल गया और कोचिन भी इनके हाथ से निकल चुका था। बचा क्या क्या अब समझिएगा, ग्रीन कलर से जो दिखा रहा, एक तो आपका गोवा बचा हुआ है केवल पुर्तगाली के हाथ में, दमन दीव, बस ये 3 क्षेत्र है। यानी कि यहाँ 3 क्षेत्र में ही इनकी व्यापारिक कोठी रही और यहीं से ये क्या कर रहे थे? बस व्यापार कर रहे थे। बम्बई जा चुका है इनके हाथ से, कोचिन जा चुका है, सेंथोमा मद्रास वाला जो तमिलनाडु क्षेत्र देख रहे हैं वो जा चुका है, हुगली चटगांव भी इनके हाथ से जा चुका। ये क्षेत्र जाने का पीछे का रीजन ये था कि यहाँ बहुत ज्यादा लूटपाट ये करते थे, कोई भी जहाज आता तो उनको लूटपाट करके बहुत उनको परेशान करते थे। इसी कारण शाहजहां और औरंगजेब ने, शाहजहां ने हुगली और चटगांव, औरंगजेब ने पुर्तगालियों से छीन लिया। ठीक, अब देखिए यहां मैंने लिखा भी है, बंगाल की खाड़ी में पुर्तगालियों का व्यापार किस बंदरगाह से होता था? चटगांव और हुगली, याद रखेंगे, मेनली चटगांव ही होगा क्योंकि चटगांव कहाँ है? तो बांग्लादेश में स्थित है। पुर्तगाली हुगली और चटगांव बंदरगाह से काफी लूटपाट करते थे पुर्तगाली, कोई भी समुद्री जहाज दिख जाते तो उनको लूट लेते थे। औरंगजेब ने, देखिए यहाँ पे बस आप ठीक कर लेंगे, औरंगजेब ने चटगांव को छीना है, ठीक है, और हुगली को किसने छीना था? शाहजहां ने, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख ही दिया, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक ना भी करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो डच आएंगे, इसके बाद जो डच आएंगे ना, जो मैंने आपको बताया था हॉलैंड, जिसको आप नीदरलैंड कहते हो, नीदरलैंड के निवासी को डच कहते हैं। डचों ने क्या किया था? पुर्तगालियों से कोचीन को छीन लिया था। यानी ये जो कोचीन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो कोचीन है ये पुर्तगालियों से किसने छीन लिया? डचों ने छीन लिया था। उसके बाद बेसिन को मैंने आपको बताया मराठों ने छीन लिया, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, बेसिन जो है मराठों ने छीन लिया है। सेंथेमा भी पुर्तगाली से जा चुका है। मुंबई किसके पास जा चुका है? अंग्रेजों के पास जा चुका है, तिलक में ही। अब भारत के आजादी कब मिल रही है? 1947 में, लेकिन पुर्तगालियों के हाथ में अभी 3 क्षेत्र था। कौन कौन? एक तो गोवा, दमन दीव, इनको अभी तक आजादी नहीं मिली थी। भारत अंग्रेजों से आजाद हो चुका था 1947 में, लेकिन गोवा दमन दीव पुर्तगालियों के अधीन था। और जब इन पे सैन्य कार्रवाई की गई तब जाकर ये 1961 में ये भारत को छोड़ के भागे। तो देखिए आपको यह भी सवाल पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल, और सबसे अंतिम में जाने वाला तो भाई वो भी कौन है? पुर्तगाली ही थे। क्योंकि देखिए अंग्रेज तो चले गए 1947 में, आए कब वो भाई? आए तीसरे नंबर में, दूसरे नंबर में कंपनी की स्थापना हुई थी इनकी, और ये चले भी गए 1947 में। लेकिन भाई पुर्तगाली जो थे 1961 में गए, तो आए भी सबसे पहले और जा रहे हैं सबसे अंतिम में। ठीक, और ये बस याद रखिएगा यहाँ पे एंटोनियो ई सिल्वा जो थे अंतिम गवर्नर थे 1958 से 1961 तक। ठीक, फाइनली यहाँ से फिर 1961 में पुर्तगाली क्या होते हैं? भारत को छोड़ करके, भारत को आजाद करके निकल चलते हैं। तो पता है ये आपको पूरा पॉइंट याद हुआ? अच्छा कुछ इतना तो ये सब पॉइंट अभी देखिए एग्जाम में पूछा था, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, खैर ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट केवल याद रखेंगे, देखिए क्या है कि ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। 1961 में गोवा दमन द्वीप से क्या हुआ? द्वीप को पुर्तगालियों ने आजाद कर दिया और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को 25वां राज्य बनाया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है केवल। तो भाई चलिए पूरी चीजें रिवाइज हो पाई कि नहीं पहले हमें ये बताइएगा। हम एक बार आपको इसकी व्यापारिक कोठी बना देते हैं, ठीक है ना। इसकी व्यापारिक कोठी से आपको चीजों को मैं रिवाइज करा देता हूं फटाफट।
अच्छा, पुर्तगालियों का देन भी समझ लीजिए कि जब पुर्तगाली आए तो उन्होंने हमें क्या भारत को दे कर भी गए, उसको भी पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ना, उसके बाद ही ये चैप्टर खत्म हो। देखिए, पुर्तगालियों जब भारत आए तो क्या क्या हमें दे करके गए। तो भारत में पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है 1556 में गोवा में स्थापित। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुआ था? 1556 में। कहाँ? गोवा में। किसने दिया था भाई? इसी पुर्तगालियों का देन है। भारत में तंबाकू की खेती, ठीक है, देखिए तंबाकू, खैनी वगैरह जो आप देख रहे हैं ना, बीड़ी सिगरेट, ये सब किसके देन है भाई? पुर्तगालियों का देन है। तो कब देन है मतलब पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आए भारत। तो 1498 से पूर्व भारत में ये सब तंबाकू का सिस्टम नहीं था, बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं थे, ठीक। आलू जो आपके आज काफी प्रेम है, ये भी पुर्तगालियों ने दिया है। मक्का, अनानास, मूंगफली, पपीता की खेती पुर्तगालियों का ही देन है। लाल मिर्च, अमरूद पुर्तगाली लेकर आए थे अपने साथ। अच्छा, यहाँ इनकी जो किले की जो निर्माण हुआ था, इन्होंने किले का जो निर्माण किया था, इनकी किले का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से, जैसे कि आप चर्चों में देखते होंगे ना, इस प्रकार से, ठीक है, जो आप चर्च भी देखते होंगे तो इस प्रकार से चर्चों का निर्माण होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको हम कौन सी शैली का नाम देते हैं? इसको बोलते हैं गॉथिक शैली। तो पूछा जाता है गॉथिक शैली किसका देन है, तो ये पुर्तगाली। आज आप भारत में भी बहुत सारे चर्चेज वगैरह देख रहे होते ना, तो भाई पुर्तगाली 1961 में गए। उनकी संस्कृति आज भी, क्योंकि बहुत ऐसे पुर्तगाली या फिर कहा जाए बहुत ऐसे यूरोपीय नागरिक जो थे भारत में ही रह गए, तो उनकी संस्कृति, उनकी शैलियां जो रही वो आज भी भारत में देखने को मिलती है। तो उनकी ही एक शैली थी स्थापत्य के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में, गॉथिक शैली। तो ये किसका देन है? तो पुर्तगालियों का ही देन था। तंबाकू से सवाल पूछा जाता है मध्यकाल में भी कि तंबाकू में सबसे पहले प्रयोग, ठीक है ना, सबसे पहले प्रयोग मुगल बादशाह अकबर ने किया था, और इसको बैन करने वाला कौन था? तो जहांगीर था। इससे पहले भाई तंबाकू वगैरह कुछ नहीं था, बीड़ी सिगरेट ये सब कुछ नहीं था, ये लाया पुर्तगाली, ठीक है। और जिसको मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया था भाई? सबसे पहले प्रयोग किया था, बड़े मजे भी लिया था, बड़ा बोला भी था, बहुत अच्छे भी है टेस्ट में, लेकिन इनके हकीम ने कहा था कि ये सेहत के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। और जहांगीर ने इस तंबाकू की फसल की खेती पर क्या किया था? फाइनली प्रतिबंध भी लगा दिया था, ठीक है। तो ये सारे देन पुर्तगालियों का आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं फटाफट मैप में इनका सारा व्यापारिक कोठी वगैरह भी, ठीक है। चलिए एक बार हम मैप बना लेते हैं और इस मैप में ही हम लोग सारा चीज देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? कोचीन की, ठीक है। ये रहा आपका कोचीन। कोचीन की स्थापना, यानी कि कोचीन में जो पुर्तगालियों की क्या थी भाई? पहली व्यापारिक कोठी बनाई गई कब? 1503 में, वास्को डी गामा ने। इसके बाद आपका गोवा की बात करेंगे। ये रहा आपका गोवा। गोवा को किसने जीता? पहले हमें यह बताइए। 1510 में जीता था बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। किसने जीता था? अलबुकर्क ने जीता था। यह हेडक्वार्टर था, ठीक है। अभी भी हेडक्वार्टर, अच्छा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के समय कोचीन ही क्या था? हेडक्वार्टर था। और पुर्तगालियों का जो सेकंड गवर्नर बन के आए अलबुकुर्क, उनके समय भी हेडक्वार्टर कोचीन ही था। लेकिन जो नीनो डी कुन आए तो उन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया था? गोवा में शिफ्ट कर दिया था। मुंबई क्षेत्र में भी पुर्तगालियों का विस्तार हो चुका था। ये रहा आपका मुंबई, ठीक है, बम्बई हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका, दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया आपका दीव हो गया, ये रहा आपका दमन हो गया, ये रहा आपका बेसिन, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका बेसिन, ये हो गया आपका दमन, ये हो गया आपका दीव। यानी ये गुजरात वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पूरा, इसको भी जीत लिया था पुर्तगाली ने। किससे? बीज बहादुर शासक से, ठीक है ना। उनको फिर आपको मैंने कहानी सुनाया था कि जो जहाज से इनको धक्का दे दिया जाता, भगजग हो जाती उस कारण ही। तो फाइनली यहाँ पे विस्तार इनका हो चुका है। अब यहाँ पे एक आपको मिलेगा हुगली, ठीक है, हुगली मिल जाएगा। और यहाँ पे मिलेगा आपको चट्टगांव, ठीक है, चट्टगांव। और यहीं पे एक और किले का सेंथोमा में, ठीक है ना, सेंथोमा या मद्रास बोल लीजिए या केरल बोल सकते हैं, कन्नूर नगर में क्या बनाया गया था? किला का निर्माण हुआ था यहीं पे, सेंट एंजेलो फोर्ट, कब? 1505 में। तो और फिर आपको मैंने बताया कि कोचीन को किसने छीन लिया? डचों ने छीन लिया। ये बम्बई कहाँ चला चुका है? तिलक में जा चुका है। बेसिन को मराठा ने छीन लिया है। हुगली किसने छीन लिया है? शाहजहां ने छीन लिया है। चटगांव को किसने छीन लिया है? औरंगजेब ने छीन लिया। मद्रास भी इसके हाथ से जा चुका है। बस कौन बच चुका था? दमन, दीव और आपका एक था ये गोवा। बस ये गोवा भी इनके पुर्तगालियों के हाथ में था, जो कब इसके हाथ से निकला? 1961 में। तो ये भाई पूरा सामने पूरा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आपका होता है समाप्त। कल हम देखेंगे डच, ठीक है ना, कल अपने साथ हम लोग डच खत्म कर लेंगे एक बार में ही। डच के बाद फिर हम लोग इसके बाद फिर हम लोग डेनिश यानी डेनमार्क जो बोल रहे हैं उसको देख लेंगे। और उसके बाद फ्रांस का भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है, एक साथ ही हम लोग फ्रांस भी देख लेंगे। इसके बाद आएगा हमारा फ्रांस, ठीक है ना।
फ्रांस देखने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के। उसके बाद उसका विस्तार सेकंड चैप्टर जो मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था कि जो हम लोग सिलेबस में करेंगे इस प्रकार से। देखिए यूरोप पे कंपनी का आगमन खत्म हो जाएगा 3 क्लास में, ठीक है। चौथा क्लास में इसमें पूरा रिवीजन कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर ब्रिटिश का आगमन करवा लेंगे हम लोग, चौथे 5वें क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार देखेंगे, कैसे बंगाल को जीत रहा है, मुंबई को जीत रहा है, मराठा को जीतेगा, पंजाब जीतेगा, सब चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। फिर 1857 का विद्रोह आगे चलेंगे, ठीक है भाई। तो सपोर्ट आपका रहना चाहिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।